नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता चाँद मोहम्मद चंदू जी हैं। आप छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं और मेजा विधानसभा से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम चाँद मोहम्मद चंदू जी से तमाम राजनीति पर बात करते हैं। चंदू साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मैं सवाल ये जानना चाह रहा था कि विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? विधानसभा की चुनाव की तैयारी में मैं अभी डोर टू डोर वाला मरने करने शादी विवाह, लोगों के आना जाना, किसी दुख मुसीबत में लोगों के साथ खड़ा होना, कोई प्रॉब्लम है तो उसके समाधान कराना, ये अपना शुरू से छात्र जीवन से ही समाज सेवा में लगे हैं। मैं 1988 में यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू किया, वहीं फर्स्ट ईयर में ही उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और तब से राजनीति करते हुए फिर नगर पंचायत भारतगंज की चेयरमैन का पद, उसके बाद होते हुए आज भी चल रहा। अभी इस समय थोड़ा अब आपने मन बना लिया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? काफी लोगों की मांग थी, काफी लोगों की मांग थी कि आप विधानसभा चुनाव, विधानसभा लायकर आप प्रयास करें, आप चुनाव लड़ें। तो हम बहुजन समाज पार्टी के का सिपाही हूँ, इसलिए अब अपनी पार्टी से मांग किया। हमारी पार्टी के हमारे मुखिया ने हमको कहा कि जाइए चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको टिकट दूंगी। चलिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए मेजा का क्या समीकरण है? आप क्या देखते हैं कि मेजा में जो बहुजन समाज पार्टी किस समीकरण से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी? ये मेजा में हमारे जब भी बहुजन समाज पार्टी लड़ी है, जब भी लड़ी है, यहाँ अच्छी फाइट हमेशा नेट टू नेट। पिछली बार तीसरे नंबर कितने वोटों समाजवादी पार्टी से मात्र 600 वोट से पीछे थे। उससे पहले भी यही हाल रहा, नेट टू नेट। उससे पहले बीएसपी से हमारे यहाँ विधायक हुए कलेक्टर पाने। और यहाँ मेरे चुनाव लड़ने का ये समीकरण है कि जो हमारा वोट, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जाता था, वो टोटल 25-30 हजार वोट बीएसपी में आ जाएगी। क्योंकि मैं पूरे कस्बे में किसी भी गाँव में मैं किसी, ये खाली भारतगंज में मुस्लिम ज्यादा है? नहीं, मुस्लिम नहीं, हमको तो हर तो आप मुस्लिम नाम क्यों लिए? आपको नहीं लगता कि हर समाज का, हर समाज का अलग है? मैं एक समीकरण बताया कि मुस्लिम समाज जो समाजवादी पार्टी में जाती थी, लगभग अगर आप प्रत्याशी होंगे तो वो समाजवादी पार्टी का वोट पूरा हमारे साथ हो जाएगा। और बाकी बहुजन समाज पार्टी का जो होता है हम चुनाव जीतने से जाते हैं। और बाकी हमारी खुद की अपनी मैदान है, वोटर है, सपोर्टर है हमारे। मैं आज 30 साल से राजनीति 40 साल से कर रहा हूँ। हमारे इतने लोग सपोर्टर हैं कि वो लोग मांग कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे हमारे साथ। ब्राह्मण समाज, करेड़िया, यादव, हरिजन या तो बिंदु कुशवाहा, ऐसा कोई बिरादरी का नहीं है कि जो मेरे साथ न हो। अच्छा चाँद मोहम्मद जी, आप एक चीज बताइए, आप मेजा में इतना दिन से रह रहे हैं, मेजा की मुख्य समस्या क्या है? हमारे यहाँ मुख्य समस्या गरीब बस्तियों में आप जाएंगे या दलित बस्तियों में जाएंगे या मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे, तो इन सब जगह देखने को मिलता है कि पानी और सड़क और लाइट की समस्या बहुत है। और मेजा में सबसे ज्यादा बिजली की समस्या हर वर्ग को परेशान करके रखती है। नहीं, अक्सर हम ये देखते हैं कि मेजा के कई नेता हैं जो बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के और आंदोलन करते रहते हैं। बिल्कुल। चाँद मोहम्मद ने भी कभी इस तरह का आंदोलन बिल्कुल किया है। मैं कई बार हमारे ऊपर FIR हुए हैं, बिजली विभाग ने FIR किया। एक बार चक्का जाम हुआ था तो पुलिस विभाग ने हमारे ऊपर FIR किया। हमारे यहाँ शिक्षा के जगत में भी बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है कि जहाँ लोग खेतों खलिहानों में खेल रहे हैं। कोई आगे बढ़ने के लिए उनको चांस मिलना चाहिए, कोई स्पोर्ट कॉलेज नहीं है। हमने सुना कि यहाँ वॉलीबॉल प्लेयर बहुत हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं? वॉलीबॉल के भाई ये किसी भी खेत में खड़े होकर खेल लिए। मेन समस्या तो हमारे ट्रेनर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। अगर मेजा में स्कूल हो, स्टेडियम हो, तो हमारे बच्चा अपने कौशल को आगे बढ़ा के देश में और विदेश में नाम पैदा कर सकता है, नाम रोशन कर सकता है हमारे क्षेत्र का। लेकिन इससे हमारा क्षेत्र एकदम अछूता है। कहा यह जाता है कि मेजा जो है एक बहुत ढेर सारे नेता यहाँ से हुए, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कौन नहीं जो है इस इलाके से हुए हैं, लेकिन फिर भी आज मेजा इतना पिछड़ा क्यों? ये हमारा भाग्य है
कि हमारे यहाँ के लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ चुके हैं और हमारे भारतगंज के पड़ोसी का गांव एक है जगडीहा, यहाँ के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह चुके KN सिंह, बड़े बड़े पद पे रहे हैं बहुत। लेकिन ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। हमारे पहले 40 साल पहले यहाँ एक सड़क नहीं थी। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं चारों तरफ सड़कों की जाल बनी हुई है, लाइट है, बिजली है। पूरे देश में आज नहीं, हमारे यहाँ भी है, कहीं पिछड़ा नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो विशेष मुद्दे हैं, जैसे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए अच्छी कॉलेज ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे यहाँ एक रोजगार पर एक क्या उद्यम है यहाँ पर? रोजगार के मामले में हमारा क्षेत्र एकदम पीछे चल रहा है, एकदम पीछे। इसमें कोई शक नहीं कि हम रोजगार के मामले में कुछ नहीं कर पाए। हमारे राजा मांडा जो इतने प्रधानमंत्री के पद पे गए, यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं दिया कि जहाँ से लोग कुछ आए। देखिए, रोजगार मीन्स या तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी कॉलेज और डिग्री या मेडिकल हॉस्पिटल हो, या तो कोई बड़ी फैक्ट्री हो, तभी लोग बाहर से आए। एक नहीं कई हो तब लोग बाहर से आएंगे। तो हमारे मकान के किराया मिलेगा, वो भी एक उद्योग में आता है। कोई कुछ बेच रहा है, कोई खुंचा लगा रहा है, वो भी उद्योग है। उद्योग कहीं ना कहीं से पब्लिक के पासपोर्ट पे होती है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। अपने यहाँ के लोग दुकान और या तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास घूम के कमाए। ये हमारे सूत्रों ने बताया कि चांद मोहम्मद चंदू विधानसभा से जाना नगर पंचायत चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं। क्या नगर पंचायत चुनाव लड़ने का आपके इरादा? ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम 1995 से नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पे अपनी माँ को जिताया, तब से आज तक जो भी जीता है मेरा ही आदमी जीता। वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है? उनका काम भाई, जो आप नगर पंचायत संतुष्ट है हमारे भाई, बिल्कुल संतुष्ट है। हर चीज काम करते हैं, बेहतर काम है। लोगों की समस्या सुनते हैं और काम करते हैं। ऐसी कोई समस्या, उनसे कोई शिकायत नाम की कोई चीज नहीं है। जो उनके बनता है और जो उनके अधिकार क्षेत्र पूरा करते हैं। अच्छा चांद मोहम्मद जी, आप एक चीज और बताइए। बहुजन समाज पार्टी पहले साल भर, 1.5 साल पहले जो है, 2 साल पहले तक प्रत्याशी उतारती थी, लेकिन इस बार वो ऐसा कर नहीं पाई। चांद मोहम्मद चंदू क्या वजह मानते हैं, आपका प्रत्याशी घोषित हो गया है? ये हमको तो लगता है, क्या करेगी क्या नहीं ये तो भविष्य की बात है इस पर। लेकिन मुझे लगता है जैसे बड़े नेताओं से बात में ये पता चला है कि दीपावली बाद या 2021 के 1 जनवरी या फरवरी, हाँ, टिकट डिक्लेयर कर देंगे सभी का, ताकि समय मिल जाए, समय मिल जाए, लोग तैयारी करें। और जो लड़ने वाले हैं वो पहले से चल रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, हमेशा से 5 साल से यहीं पर है। गांव की समस्या पे उंगली उठाना, हम करना। चांद मोहम्मद चंदू एक छात्र नेता भी रहे हैं, युवा भी हैं। आप एक चीज बताइए। युवा तो आप अब नहीं कर सकते, युवा पे से आगे बढ़ गया। चलिए अब, लेकिन बुजुर्ग भी नहीं कर सकते। बुजुर्ग भी नहीं है तो हम उसका नाम युवा ही बोलेंगे। हर आदमी हमेशा युवा रहता है। चांद मोहम्मद जी, एक चीज बताइए, छात्रों की आज की तारीख में आप क्या समस्या है? छात्रों युवाओं की सबसे बड़ी समस्या, अगर मेरे दिल से रोना आता है तो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कि फार्म निकाल के वांट निकाल दिए और फॉर्म भरिए 500-500 रुपया, 500-500 रुपया महीने में 4 बार 6 बार लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी एग्जाम नहीं होते ना, उसका रिजल्ट आता है, पैसा कहाँ चला है, फॉर्म कहाँ चला जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे छात्रों के बीच। जो छात्र आज तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम हो रहा है, पता चला कि किस सन का आ रहा है, 2012 का रिजल्ट आ रहा है, अब 2020 वाले कहाँ जाएंगे। ये सरकार सबसे ज्यादा बेरोजगारों के साथ बेहुरमती की है। छात्रों की समस्याएं बेरोजगारी की सबसे समस्या ये पैदा की है। और इस पर जितना बात कहा जाए छात्रों के दर्द की, अगर आप किसी की जो अपने बच्चे को इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली में भेज के पढ़ा रहा है, कोचिंग करा रहा है, उसके दिल के दर्द यही होएगा कि हमारे बच्चों के साथ छल हो रहा है। अच्छा चांद मोहम्मद जी, आप एक चीज 2022 में आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या स्वरूप थे? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहे हैं। पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बीएसपी को होगी। बहन मायावती इस बार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, क्योंकि
इस बार के भाजपा से सारे लोग असंतुष्ट हैं। तो सपा जो है वो दूसरे नंबर पर थी। सपा अपने कार्यकाल में आजम खान के साथ जो की है कि जिले का प्रदेश का नंबर 1 का नेता दूसरे नंबर का समाजवादी पार्टी के दूसरे हैसियत का नंबर थे, आज उनको फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल। बीजेपी सरकार में वो मुकदमे में गए कि सपा की सरकार में? बीजेपी की सरकार में सारी मुकदमा लिखी गई, एक रात में 28 सपा टक्कर देगी भाजपा को कि बहुजन समाज पार्टी? नहीं देखिए, हमारा कहने का मतलब जो कि आजम खान के साथ अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती और सड़क पे उसके धरना प्रदर्शन उसका विरोध करती तो आज आजम खान को इतना देर रखने में धीरे धरना प्रदर्शन या कहने का मतलब ये है कि आजम खान के लिए सपा का स्टैंड कम होने की वजह से मुस्लिम वर्ग नाराज है, क्योंकि भाई ये नेता के साथ ऐसा कर रहा है तो आम जनता के साथ क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय सवाल ये भी है जिसका हो सकता है आप उत्तर ना देना चाहें या दे भी सकते हैं। अक्सर बहन जी बीजेपी की भाषा बोलती हैं, तो क्या समझते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है कैसे बहन जी पर? आपको ऐसा लगता होगा कि बीजेपी की भाषा बोलती हैं, हमारे हिसाब से कभी नहीं बीजेपी की भाषा बोली। बीजेपी को और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ कहती हैं और डेली उनकी ट्वीट देखिए, बीजेपी सरकार पे हमेशा हमला बोलती रहती हैं। आपको लगता होगा बीजेपी की सुर में सुर मिला रही है, ऐसा तो हमको नहीं लगता। चाँद मोहम्मद जी, आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, मेजा विधानसभा की मान लिया आप विधायक होते हैं, मेजा विधानसभा के विकास के लिए या मेजा विधानसभा के लिए आपने क्या योजना अपने दिमाग में बनाई? हमारी योजना यह है कि पहले अपने यहाँ के युवाओं के लिए जिस क्षेत्र में जाना चाहिए जाना चाहेंगे उनके विचारों को, जैसे कि पहले मैं एक स्पोर्ट कॉलेज और स्टेडियम की पहला हमारा डिमांड है। दूसरे नंबर हम यहाँ कल कारखानों से अपने यहाँ हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही बंजर जमीन है, इसमें हम अपने यहाँ से जो इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े उन लोगों को लाना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियाँ डालें जिससे हमारे यहाँ के कुछ रोजगार मिले, और बाकी अपने क्षेत्र के लोगों को मैं प्रयास करूँगा कि घर घर हर एक घर से वो नौकरी में रहे, किसानी करे। सारे लोग क्या इतनी सारी व्यवस्था करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल करा सकता है, अपनी दम होता है। मैं अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में जहाँ हमारे जान पहचान के बड़े अधिकारी हैं या उसमें बड़े पोस्ट पे हैं तो उनसे बात करके मैं डेली वेज संविदा पे किसी तरीके में प्रयास करता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल करता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल मेरा प्रयास है, मेरा संबंध। चाँद मोहम्मद जी, मेजा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी में कई दावेदार हैं, उनको नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोग तो अप्रत्यक्ष रूप से दावेदार हैं, बसपा में नहीं है लेकिन दावेदारी करते हैं। आप तो बसपा में हैं। ऐसी स्थिति में 1 मिनट के लिए अगर इस बात को मान लिया जाए कि चाँद मोहम्मद जी बसपा से नहीं चुनाव लड़ेंगे तो क्या दल बदल करेंगे? आपका क्या अगला राजनीतिक कदम? नहीं, देखिए मैं शुद्ध बहुजन का सिपाही हूँ और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। जो भी हमारी आला कमान से आर्डर आएगा, जिनके नाम चयनित हो जाएगा, उसके साथ मैं तन मन धन वित्त धन उसके साथ रहूँगा। मैं चुनाव लड़ाऊंगा जी। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए अपने विचार से, आज राजनीति में आप क्या बदलाव? आज की राजनीति प्रदेश में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि सारी जनता डरी हुई है। सारी जनता कौन जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार हमारी सरकार है, जो चल रही वर्तमान सरकार। ये खुद बोलती है, इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम है सबका साथ कुछ का विनाश। कार्य कथनी करनी में अंतर है। ये हम सारे नेताओं से हर पार्टी ये क्या एक दिन का सिलसिला है या बहुत पहले से चल रहा है? नहीं, बहुत पहले से नहीं चल रहा है। ये जब से बीजेपी सरकार आई कुछ ज्यादा उसमें प्रयास करके, ये तो करती आई आजादी से पहले से ही इनका काम रहा है विरोध करना। और चाँद मोहम्मद जी, आप एक चीज बताइए, आज ये कोरोना वायरस का काल चल रहा है, आपको लगता है कि सरकार इससे निपटने में सक्षम थी और कदम उसे सही उठाया? देखिए हमारी सरकार सक्षम थी, लेकिन इन्होंने सही समय पे डिसीजन न लेने के कारण आज हमारे यहाँ ये विकराल रूप हुआ है।
अगर वास्तव में ये शुरू से ही जब चाइना में इतना उत्पात मचा था उस समय हमारे इंटरनेशनल जहाज़ों को रोक दिया जाता तो हमारे देश में ना आ पाता, हम लोग सुरक्षित है। लेकिन बड़े आदमियों को, धन वाला एक सरकार है, बड़े आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है ये, बड़े आदमियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये उनके चक्कर में, ये बताइए जो लड़का विदेश पढ़ने जाएगा वो आम किसी गरीब परिवार का जाएगा? नहीं जा पाएंगे, वो करोड़पति अरबपति का ही लड़का जाएगा। उन लोगों के लाना, फिर वहीं शुरू होना। और आज जैसे लॉकडाउन जब 563 थी तो लॉकडाउन था एकदम घर के अंदर, आज 41 लाख हो गए, कोई लॉकडाउन नहीं था। ये क्या नाकामी है? अच्छा, एक समस्या और आती है, इस पर बहुजन समाज पार्टी किसी नेता का कोई व्यू नहीं आ पाता है। आज जीडीपी 24% गिर गई है और अर्थव्यवस्था की ये खस्ता हाल है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के पास कोई योजना है या आप उसका क्या कहना मानते हैं, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हमारी पार्टी जो है हमेशा ज्वलंत मुद्दों पे बात रखती है। अब हमको आप जान रहे हैं कि लोकसभा में कितने हैं हम, कम है, लेकिन तो भी हमारी हर जगह इनकी विरोध करते हैं, इनकी नीतियों का विरोध हो रहा है। जो भी इनका जनता के विरोध में नीति है उसका विरोध करती है हमारी पार्टी, ऐसा कहीं नहीं, हमेशा विरोध के लिए। चल मोहम्मद जी, एक चीज और बताइए, आप राजनीति में अपराधीकरण पर अक्सर चर्चा होती है, आपको क्या लगता है राजनीति में अपराधियों का जो प्रवेश है वो किस लिए है? सत्ता पाने के लिए या जो है ये आज समाज को अपने को बचाने? देखिए, सच्चाई तो ये है कि राजनीति का सहारा इसलिए लेते हैं कि हमारी दबदबा जो आज है उससे ज्यादा बढ़ जाए, कि अपने को बचाने के लिए। अब बचाने की तो जब उनकी एंटी पार्टी सरकार आती है, जब उनको घेरती है तब बचने की राजनीति करते हैं। पहले तो अपनी दबदबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और जनता उनको वोट क्यों दे? जनता वोट क्यों दे देती है? अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कहीं जात के नाम पे, कभी दारू के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, इनके पास पैसा होता है और इनका विरोध करने वाला गांव का कोई निकलता नहीं, डरता है कि हमें गोली मार देंगे, इसलिए जीत जाते हैं लोग। ये तो बड़ा मुद्दा हुआ, अपराधीकरण। बिल्कुल, अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। इसके भाई सारे पार्टियों को चाहिए कि अपराधियों को टिकट न दें, और चल भी रहा है। और अभी हमारी बहन जी की जब सरकार थी तो अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के उनका सफाया किया है, या तो जेल भाग गए, रोड पे कोई नहीं, नाम से डरता था। सख्त कानून होना चाहिए। आज योगी सरकार में आए दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। हाँ, मेरा सवाल है आगे, एक सवाल मेरा ये भी है, वर्तमान में यहाँ जो विधायक है नीलम करवलिया, भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकलाप से चंदू जी कितना संतुष्ट है? देखिए, कार्यविधि क्या है? मैं उनके कार्यकलाप से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। क्यों? उसका कारण है, क्यों संतुष्ट? क्या करें, ऐसी सरकार में विधायकों को कुछ नहीं सुनी जाती। क्या कर सकते हैं? जो कुछ है योगी जी, कोई उसके बाद न कोई विधायक, कोई न मंत्री, जो कुछ। इसलिए भाई वो क्या कर पाएंगे जो उनके बस के कोई, और भाई ताकत तो है नहीं, मुख्यमंत्री क्या गए, किसी को चलने नहीं देते। इसलिए उनका जो भी काम है ठीक ठाक है, भगवान भरोसे, जनता उनको जवाब देगी। मैं क्या बोलूं? तो क्या अगला विधायक जनता नहीं बनाएगी? और ये जनता जवाब देगी। हम जनता के वोट है क्या कि हम सारी वोट डाल देंगे? विधायक तो आपको भी बनना है, हमको बनना है। हमारे अगर कर्म अच्छे होंगे, हमें लोग लाइक करेंगे, हमको वोट देंगे, उनको लाइक करेंगे तो उनको वोट देंगे। कुछ जनता समय बताएगी, आप इंतजार करिएगा 2022 तक का इस जवाब पाने के लिए। अच्छा, अगर आप कहते हैं हर चीज की जिम्मेदार योगी है, तो आज एक बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में बताएंगे कि प्रदेश में कौन सी ऐसी समस्या है जिसके लिए जो है सरकार पूरी जिम्मेदार है? वैसे सरकारें जो है वो जनता के हित में ही काम। आज जितना अपराधीकरण हुआ, जितना हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आप देश में देख रहे हैं। अगर अखबार उठा लीजिए, टीवी देखिए तो दिल दहल जाता है। दिल इनकाउंटर भी हो रहे हैं अपराधियों को? नहीं, बिल्कुल। अब वो अपराधियों का काउंटर नहीं हो रहा है, अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है, वो विशेष लोगों का इनकाउंटर हो रहा है कि जिनसे सरकार को जिससे डर है उनकी इनकाउंटर हो रहा है ज्यादातर केसों। कहीं किसी को खुश करने के लिए इनकाउंटर, कहीं किसी को दुख करने के लिए इनकाउंटर, कहीं इनकाउंटर का, जैसे आप अभी विकास दुबे का इनकाउंटर देखिए, क्या इनकाउंटर था? पूरा जनता नहीं जानती, 135 करोड़ जनता जानती है कैसे गाड़ी पलटी गई, क्या हुआ, लेकिन क्या करोगे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं उसकी आवाज उठाई। चलिए नेताजी,
मेरा अंतिम सवाल है, मेजा की जनता को चांद मोहम्मद चंदू क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे जो हम आपसे पूछना चाहेंगे? आपने तो लगभग सभी सवाल और तीखी मिर्ची की तरह पूछे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज पूछे हैं नहीं पूछ पाएंगे जो कि छूटा हो। बस मैं ये अपने विधानसभा की जनता से अपील करता हूं कि ये कोरोना जैसी महामारी के बचने के लिए खुद बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का अगर अपने घरों में बहुत जरूरत तो निकलें, क्योंकि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार के पास नहीं रह गया सुरक्षा देने का साधन। और बाकी अपने मेजा क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा से उनके साथ कदम से कदम मिला के चला हूँ और आजीवन चलता रहूँगा। सदा सेवा भावना से उतरा हूँ, सदा सेवा भावना से रहूँगा। चलिए चंदू जी, आपका हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता चांद मोहम्मद चंदू जी थे। चांद मोहम्मद चंदू जी का कहना है कि मेजा में कोई भी औद्योगिक कल कारखाने नहीं है और इतना अच्छा क्षेत्र होते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी यह जो है इस तरीके के विकास से पिछड़ा हुआ है। आज युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिसको दूर करना सरकारों को चाहिए और वे विधायक बनेंगे तो मेजा की जनता के सारे सपनों पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाजत।